नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी आखिर है क्या। हम सरकार के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सड़कें आती हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। हाँ, और तरह तरह की सरकारी योजनाएं। तो क्या लोक नीति इन्हीं सब चीजों का एक संगठित रूप है? बिल्कुल, ये वो दिशा निर्देश हैं, वो नियम कायदे हैं जिन्हें सरकार बनाती है और इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक होता है, जनता का कल्याण। जनता का कल्याण और विकास। सरल शब्दों में कहें तो सरकार जो भी काम करने का फैसला करती है या फिर कुछ काम न करने का फैसला करती है, हाँ, वही लोक नीति है। और भारत के संदर्भ में ये बात बहुत खास है कि हमारी लोक नीति का जो मूल स्वरूप है वो जन कल्याणकारी है। मतलब इसका अंतिम लक्ष्य हमेशा जनता का भला करना ही होता है। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है ये नया तो नहीं होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? नहीं, ये नया नहीं है। इसका एक पूरा विकास क्रम रहा है। इसकी जो अकादमिक जड़ें हैं वो करीब 100 साल पुरानी हैं। सबसे पहले साल 1922 में 1922। जी, एक विद्वान थे चार्ल्स मेरियम। उन्होंने एक बहुत ही सीधी और सरल बात कही थी। उन्होंने कहा, सरकार जो कुछ भी करती है वही लोकनीति है। बस इतना? हाँ, ये परिभाषा इसकी व्यापकता को दिखाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकनीति सरकार द्वारा अपने तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए एक पूरी कार्य प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये तो एक विचार था, लेकिन इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर मतलब पढ़ाई लिखाई में कब शामिल किया गया? इसकी औपचारिक शुरुआत हुई साल 1937 में। 1937? जी, उस समय अमेरिका की जो बहुत मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में लोक नीति को पहली बार एक विषय के रूप में शामिल किया गया। तो ये एक बड़ी बात थी उस समय के लिए। बहुत बड़ी बात थी। इसे अकादमिक मान्यता मिल गई थी। और फिर जो असली पड़ाव आया वो था साल 1951 में। 1951? क्या हुआ था इस साल? इस साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई जिसका नाम था द पॉलिसी साइंस। द पॉलिसी साइंस। इसे डैनियल लर्नर और हैरोल्ड लासवेल इन दोनों ने मिलकर लिखा था। और इसी किताब को लोक नीति की पहली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यानी पहली मानक पुस्तक माना जाता है। अच्छा, तो इसके बाद तो इसका महत्व और तेजी से बढ़ा होगा। निश्चित रूप से 1960 के दशक तक आते आते सार्वजनिक नीति को राजनीति विज्ञान का एक औपचारिक उपक्षेत्र मतलब एक फॉर्मल सब फील्ड बना दिया गया। और फिर साल 1971 में जब लोक प्रशासन का 5वां चरण आया तो उसका पूरा फोकस ही लोक नीति पर केंद्रित हो गया। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है लोक नीति की प्रमुख परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने इसे समझाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉमस आर डाई की। हाँ, थॉमस आर डाई ने इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि लोक नीति ये तय करती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब और कहाँ किया जाए। लेकिन उनकी परिभाषा का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो इसके बाद आता है। उन्होंने जोड़ा, सरकार जो करने या ना करने का निर्णय लेती है वही लोक नीति है। ना करने वाली बात थोड़ी मतलब ना करने का फैसला भी एक नीति कैसे हो सकता है? बिल्कुल, यही इसमें सबसे गहरा पॉइंट है। देखिए, मान लीजिए किसी इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सरकार सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो सरकार का ये चुप रहना या कुछ न करना भी एक नीतिगत फैसला है जिसके परिणाम जनता भुगत रही है। बिल्कुल, तो एक्शन लेना और एक्शन न लेना दोनों ही लोकनीति का हिस्सा है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब टेरी ने क्या कहा था? टेरी ने कहा कि लोक नीति प्रशासनिक कार्यवाही के लिए एक लिखित और अधिकृत मार्गदर्शन है। मतलब एक ऑफिशियल गाइडलाइन है जिसके आधार पर हमारे सरकारी अधिकारी काम करते हैं, जैसे कलेक्टर या सचिव। जी, और डिमॉक ने भी लगभग यही बात कही। उनके अनुसार ये वो नीति है जो प्रशासनिक निर्णयों को दिशा देती है। एक और परिभाषा है पीटर ओडेगार्ड की। उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ा है। जी, पीटर ओडेगार्ड ने कहा था, लोक नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जुड़वा बच्चे? हाँ, इसका मतलब बहुत साफ है। नेता चुनाव में वादे करते हैं, वो है राजनीति, और जब वो सरकार में आकर उन वादों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्रशासन उन्हें लागू करता है। तो वो लोकनीति और प्रशासन है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। और अंत में पॉल जे फ्रेडरिक ने तो इसे और भी सरल कर दिया।
हाँ, उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस इसी बात का फैसला लेना ही लोकनीति है। सबसे सीधी परिभाषा। अब हम अगले खंड पर आते हैं, जिसका नाम है लोकनीति की विशेषताएं। मतलब एक अच्छी लोकनीति में क्या-क्या गुण होने चाहिए? इसकी कई प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि यह सरकार के भविष्य के उद्देश्य, लक्ष्यों और उम्मीदों को दिखाती है। तो इसे हम सरकार के शासन का एक रोड मैप कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है, रोड मैप। दूसरी विशेषता है कि यह सरकारी गतिविधियों का एक लगातार चलने वाला और व्यवस्थित क्रम है। नीतियां एक दिन में नहीं बनती, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। और तीसरी विशेषता ये है कि नीतियां सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब अच्छी या बुरी? नहीं, यहाँ इसका मतलब अच्छे या बुरे से नहीं है। सकारात्मक नीति का मतलब है जब सरकार कोई नई पहल करती है, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई, ये एक सकारात्मक नीति है। अच्छा। और नकारात्मक नीति का मतलब है जब सरकार किसी चीज पर रोक लगाती है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। ये एक नकारात्मक नीति है जिसका उद्देश्य भी अच्छा ही है। समझ गया। और चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है कि नीतियां हमेशा देश के संविधान और सामान्य कानूनों पर आधारित होती हैं। कोई भी नीति संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती। और पांचवी, ये लोक प्रबंधन पर बल देती हैं, यानी काम को सिर्फ करना नहीं बल्कि कुशलता से करना। और अगली विशेषता समस्या समाधान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, छठी विशेषता है कि ये एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। समाज में कोई समस्या है, सरकार उसके समाधान के लिए नीति बनाती है। और सातवीं, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है, वो ये है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसे परिणामोन्मुखी बनाया जाता है। मतलब नतीजों पर फोकस किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, नतीजों पर। जैसे राजस्थान का जन सूचना पोर्टल, ये तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है जो सरकारी कामों में पारदर्शिता लाता है। और आखिरी दो विशेषताएं। आठवीं विशेषता है कि नीतियों को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी नौकरशाही करती है। हमारे IAS, RS अधिकारी ही इन्हें जमीन पर उतारते हैं। और नौवीं, कि इसके निर्माण में कुछ प्रमुख संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम अगले खंड पर आते हैं, जिसका नाम है लोक नीति प्रक्रिया। ये समझना बहुत आसान है। एक नीति कैसे बनती है, फिर कैसे लागू होती है और आखिर में उसकी जांच कैसे होती है, इन सभी स्टेप्स को मिलाकर ही लोक नीति प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसके मुख्य चरण कौन कौन से हुए? इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है नीति निर्माण, मतलब पॉलिसी बनाना। दूसरा है नीति क्रियान्वयन, यानी पॉलिसी को जमीन पर उतारना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है नीति विश्लेषण या मूल्यांकन, यानी ये जांचना कि पॉलिसी कितनी सफल हुई। और इस मूल्यांकन, इस जांच का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका सामाजिक लेखा परीक्षण को माना जाता है। सोशल ऑडिट। जी। इसमें सरकार के कामों का हिसाब किताब कोई सरकारी ऑडिटर नहीं करता, बल्कि जनता खुद करती है। ग्राम सभा में जनता सीधे सवाल पूछती है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। राजस्थान मनरेगा जैसी योजनाओं में सोशल ऑडिट करवाने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। अब हम अगले खंड पर आते हैं, जिसका नाम है लोकनीति के प्रकार। मतलब नीतियों को उनके काम के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? जी, मुख्य रूप से 5 प्रकारों में। पहला प्रकार है तात्विक या सारगर्भित नीति। ये नाम थोड़ा मुश्किल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो नीतियां जो समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के विकास पर जोर देती हैं। इनका लक्ष्य होता है समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, जैसे हमारी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं थीं। अच्छा, और दूसरा प्रकार? दूसरा है नियामक या नियंत्रणकारी नीति। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये नीतियां किसी गतिविधि को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए होती हैं। जैसे व्यापार या सुरक्षा से जुड़े मामले? बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है साल 1999 में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने वाला एक पुराना कानून था, फेरा। सरकार ने उसकी जगह एक नया और उदार कानून फीमा लाया। यह नियामक नीति में बदलाव था। तीसरा प्रकार है वितरणात्मक नीति। ये तो बहुत जरूरी होगी। हाँ, इसे तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। इसमें सरकार अपनी सेवाएं या सब्सिडीज जनता में वितरित करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
पीडीएस यानी राशन की दुकानें। और राजस्थान में चल रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी इसी का उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण है। ये वितरणात्मक नीति ही है। चौथा प्रकार है पुनर्वितरणात्मक नीति। इसका उद्देश्य समाज में संसाधनों का फिर से बंटवारा करना होता है ताकि असमानता कम हो। जैसे अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उस पैसे से गरीबों के लिए घर बनाना। भूमि सुधार जैसी नीतियां भी इसी में आती हैं। और पांचवा और अंतिम प्रकार है विषम नीति। ये तब अपनाई जाती है जब किसी खास इलाके या समुदाय पर विशेष ध्यान देना हो। जैसे राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों के लिए मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया या जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं। ये विषम नीति के उदाहरण हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है लोक नीति के प्रतिमान मॉडल सिद्धांत। ये खंड ये बताता है कि नीतियां असल में बनती कैसे हैं। इसके कई अलग अलग मॉडल हैं। तो पहला है संस्थानिक मॉडल। ये सबसे सीधा मॉडल है। ये कहता है कि नीतियां औपचारिक संस्थाओं द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे सरकार, विभाग और एजेंसियां। दूसरा है नव संस्थानिक मॉडल। ये पहले वाले से कैसे अलग है? ये एक कदम आगे जाकर कहता है कि इसमें सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्यों की भी बराबर और संयुक्त भूमिका होती है। तीसरा है खेल सिद्धांत मॉडल। ये मानता है कि नीति निर्माण एक खेल की तरह है जिसमें सहयोग भी होता है और संघर्ष भी, और फैसला इसी खींचतान का नतीजा होता है। चौथा है अभिजन वर्ग मॉडल। ये थोड़ी आलोचना करता है। जी, ये मॉडल कहता है कि नीतियां अक्सर समाज के शक्तिशाली वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और इसमें भाई भतीजावाद भी होता है। पांचवा मॉडल है वृद्धि या वृद्धिशील मॉडल, और ये सबसे प्रचलित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। ये कहता है कि नीतियां एक बार में पूरी नई नहीं बनती, बल्कि पुरानी नीतियों में ही धीरे धीरे सुधार किए जाते हैं। ये साइमन के सैटिस्फाइसिंग मॉडल पर आधारित है और विकासशील देशों के लिए बहुत उपयुक्त है। छठा है समूह मॉडल। ये कहता है कि नीति निर्माण में विभिन्न हित समूह हों, जैसे किसान संगठन या व्यापारिक संघ। इन सब की भागीदारी होती है और सरकार इनके बीच संतुलन बनाती है। सातवां है कचरा पात्र, गार्बेज कैन मॉडल। ये नाम बड़ा अजीब है। हाँ, ये एक मजेदार सिद्धांत है। ये कहता है कि कई बार हमारे पास पहले से कोई समाधान होता है और फिर हम उसके लिए एक समस्या खोजते हैं। मतलब समाधान पहले, समस्या बाद में। आठवां है तर्क चयन, रैशनल चॉइस मॉडल, जिसे टेलर मॉडल भी कहते हैं। जी, ये सबसे व्यवस्थित मॉडल है। इसमें पहले समस्या की पहचान होती है, फिर सभी विकल्पों का विश्लेषण होता है, उनकी लागत लाभ की तुलना होती है और अंत में सबसे अच्छा विकल्प चुना जाता है। नौवां है मिश्रित प्रक्रिया मॉडल। ये कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मॉडल काम करते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में तर्क आधारित मॉडल और सामाजिक क्षेत्र में वृद्धिशील मॉडल। और 10वां और अंतिम मॉडल है व्यवस्था सिस्टम मॉडल। ये मानता है कि नीति निर्माण एक सिस्टम की तरह है, जिसमें बाहर से इनपुट आता है और आउटपुट के रूप में नीतिगत निर्णय बाहर आता है। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है आईटी व लोक नीति का बदलता स्वरूप। हाँ, 1990 के बाद जब से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का उपयोग बढ़ा है, लोक नीति में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। क्या मुख्य फायदे हुए हैं इसके? इसके 4 मुख्य फायदे हुए हैं। 1, पारदर्शिता बढ़ी है। 2, भ्रष्टाचार कम हुआ है। 3, सरकारों की जवाबदेही बढ़ी है। और 4, कुल मिलाकर सुशासन में सुधार हुआ है। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है अंतरक्रियात्मक लोक नीति। ये विचार क्लिंग ने 2001 में दिया था। इसका मतलब है कि नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जनता की भागीदारी। जी, इसी से जुड़ा एक और शब्द है सह उत्पादन, को प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि स्थानीय समुदाय और प्रशासन मिलकर नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करते हैं, जैसे शहर में कचरा प्रबंधन, जिसमें नागरिक और नगर पालिका मिलकर काम करें। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है लोक नीति की प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं। भारत में 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहली है नीति आयोग और दूसरी है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है नीति आयोग। चलिए पहले इसे समझते हैं। जी, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर की गई थी। और इसकी प्रकृति कैसी है? ये एक गैर संवैधानिक, संवैधानितर और परामर्शकारी निकाय है। मतलब न तो इसका जिक्र संविधान में है, न ये संसद के कानून से बनी है, और इसका काम सिर्फ सलाह देना है। तो इसकी मुख्य भूमिका क्या है?
इसकी मुख्य भूमिका एक थिंक टैंक की है। ये बॉटम अप प्लानिंग और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके पदाधिकारी कौन है? इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है स्मरणीय तथ्य। हाँ, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, और सीईओ भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल। ये इसकी सबसे शक्तिशाली बॉडी है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की व्यवस्था थोड़ी अलग है। जी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री आते हैं, अंडमान निकोबार और लद्दाख से उपराज्यपाल होते हैं और बाकी जगहों से प्रशासक शामिल होते हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। इसका गठन प्रधानमंत्री तब करते हैं जब कोई मुद्दा एक से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हो। इसकी बैठक प्रधानमंत्री बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। हाँ, 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं: गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स। इनकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। वर्तमान में 4 सदस्य हैं: वीके सारस्वत, प्रोफ रमेश चंद, वीके पॉल और अरविंद वीरमानी। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है अंशकालिक सदस्य, पार्ट टाइम मेंबर्स। इनकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ये अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जो विश्वविद्यालयों या अनुसंधान केंद्रों से आते हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनवाइटीज। इसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान में ये हैं नितिन गडकरी, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है नीति आयोग के 2 प्रमुख हब। पहला है टीम इंडिया हब, जो राज्यों और मंत्रालयों के साथ समन्वय का काम करता है, और दूसरा है ज्ञान व नवोन्मेष हब, जो विषय विशेषज्ञों का थिंक टैंक है। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके 7 सिद्धांत हैं: समावेशिता, अंत्योदय, धारणीयता, पारदर्शिता व सुशासन, जन सहभागिता, ग्राम आधारित विकास और युवा जनसंख्या व कौशल विकास। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है नीति आयोग के प्रमुख कार्य। पहला कार्य, सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण। दूसरा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच राष्ट्रीय एजेंडे का समन्वय करना। तीसरा, ग्राम स्तर पर योजना बनाने का तंत्र विकसित करना। और चौथा, आर्थिक नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना। पांचवां, समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना। और छठा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs जैसी दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करना। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है स्मरणीय तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी। अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये राज्यों के लिए SDG इंडेक्स जारी करता है। पोषण अभियान और आकांक्षी जिले कार्यक्रम भी इसी से जुड़े हैं। DMEO इसका एक संलग्न कार्यालय है और NILRD इसका एक प्रशिक्षण संस्थान है जो 1962 में स्थापित हुआ था। अब हम अपनी दूसरी महत्वपूर्ण संस्था पर आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। जी, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके सदस्यों में कौन-कौन शामिल हैं? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, नीति आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। एक खास बात यह है कि इसकी बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव भी भाग लेते हैं। अब हम अगले खंड पर आते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य। इसके मुख्य उद्देश्य थे
राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करना, समन्वयकारी भूमिका निभाना और देश में संतुलित विकास सुनिश्चित करना। इससे जुड़ा एक स्मरणीय तथ्य है कि के संथानम ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट कहा था। सुपर कैबिनेट, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ शामिल होते थे, तो यह बहुत शक्तिशाली निकाय बन जाता था। अब हम अंतिम खंड पर आते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। इसका पहला कार्य था राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश देना, दूसरा देश के संसाधनों का मूल्यांकन करना, तीसरा योजना आयोग द्वारा तैयार योजना पर विचार करना और उसे अंतिम स्वीकृति देना। तो योजना आयोग की योजना को अंतिम मंजूरी यही देता था? बिल्कुल। चौथा, महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा करना, पांचवा, राज्यों के प्रयासों को गतिशील बनाना, छठा, सभी क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाना और सातवां, यह जरूरी था कि वर्ष में इसकी कम से कम 2 बैठकें हों। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।